जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एनवायरनमेंट की स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वायुमंडल एवं वायुमंडल की प्रमुख परतें। यह टॉपिक होगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए इस क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल होता है वो कि पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। अर्थात वायु का वह घेरा जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। और वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को मेटियोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटियोलॉजी कहते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें एवं उनका प्रतिशत संगठन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 78% होता है। अर्थात नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है। वहीं ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा होती है वो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद आर्गन एक अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है? एक अक्रिय गैस है। और आर्गन का प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो 0.93% आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.03% होती है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि वायुमंडल की प्रमुख परतें। इसके बाद देखते हैं वायुमंडल की प्रमुख परतें। तो वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। ये दोस्तों, इसके बाद देखते हैं वायुमंडल की पहली परत, जिसका नाम है क्षोभ मंडल। और इसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्षोभ मंडल न आकर उसके स्थान पर ट्रोपोस्फियर आ जाता है। तो आइए क्षोभ मंडल में सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इस परत को विक्षोभ मंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल होती है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है तथा इसके साथ ही क्षोभ मंडल को विक्षोभ मंडल, संवहन मंडल तथा अधोमंडल आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि इसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी आना, वर्षा होना इत्यादि घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जैसे बादल, आंधी, वर्षा इत्यादि घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि बादल बनना, आंधी आना, वर्षा होना इत्यादि घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो धरातल से 0 से 18 किलोमीटर होती है। अर्थात क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 0 से 18 किलोमीटर होती है। इसके बाद देखते हैं कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है। आइए इसके बाद देखते हैं कि इस मंडल में तापमान की गिरावट होती है वो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की दर से होती है। अर्थात 1 किलोमीटर चलने पर तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि क्षोभ मंडल का घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसके बाद गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई होती है वो बढ़ जाती है। गर्मियों में क्षोभ मंडल की मोटाई होती है वो
बढ़ जाती है। इसके बाद देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत क्षोभ मंडल है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि क्षोभ मंडल में जल वाष्प की लगभग 90% मात्रा है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। जल वाष्प की कितने प्रतिशत मात्रा क्षोभ मंडल में पाई जाती है? तो हम कह सकते हैं कि जल वाष्प की 90% मात्रा होती है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना सबसे अधिक किस मंडल में होती है? तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना होती है वो सबसे अधिक क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं वायुमंडल की सेकंड लेयर, जिसका नाम है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के बारे में देखते हैं कि समताप मंडल की ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर होती है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है तथा समताप मंडल में ताप समान होता है। समताप मंडल में ताप समान होता है तथा किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल में ताप होता है वो कैसा होता है? समान होता है तथा मौसमी घटनाएं होती हैं वो समताप मंडल में घटित नहीं होती हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि वायुयान होते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। अर्थात वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वायुयान होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि समताप मंडल में ही मूलाभ मेघों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि मूलाभ मेघों का निर्माण किस परत में होता है? किस मंडल में होता है? तो कह सकते हैं कि मूलाभ मेघों का निर्माण होता है वो समताप मंडल में होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि समताप सीमा पर औसत तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके बाद देखते हैं कि समताप मंडल की मोटाई होती है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है तथा विषुवत रेखा पर कभी कभी इसका लोप हो जाता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर तो सबसे अधिक होती है, लेकिन विषुवत रेखा पर कभी कभी इसका लोप हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं ओजोन मंडल अर्थात ओजोन स्फीयर। आइए ओजोन मंडल के बारे में कथन देखते हैं कि इस मंडल की ऊंचाई होती है वो पृथ्वी तल से 32 से 60 किलोमीटर होती है। ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 32 से 60 किलोमीटर होती है तथा इसी मंडल में ओजोन गैस अर्थात O3 गैस इसी मंडल में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है वो डॉप्सन होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? हम कह सकते हैं कि ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन होती है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि ओजोन दिवस होता है वो प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि ओजोन दिवस प्रति वर्ष है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और सबसे खतरनाक पराबैंगनी विकिरण होता है वो अल्ट्रावायलेट सी होता है। सबसे खतरनाक पराबैंगनी विकिरण कौन सा होता है? अल्ट्रावायलेट सी होता है। इसके बाद देखते हैं कि यह मंडल होता है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन मंडल होता है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और संपूर्ण जगत की सुरक्षा करता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि एसी फ्रिज से निकलने वाली CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत का क्षरण करती है।
क्या है कि ऐसी फ्रिजों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है वो किस परत का क्षरण करती है? तो हम कह सकते हैं कि ओजोन परत का क्षरण करती है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं मध्यमंडल मीजोस्फीयर। तो हम मध्यमंडल मीजोस्फीयर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि मध्यमंडल की ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की बीच में जो परत पाई जाती है उसे मध्यमंडल कहते हैं। अर्थात मध्यमंडल की ऊंचाई होती है वो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है तथा इसी मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। मध्यमंडल में तापमान होता है वो ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि यह परत वायुमंडल की सबसे ठंडी परत भी है। मध्यमंडल होता है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अर्थात पृथ्वी के बाहरी वातावरण से जो उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो मध्यमंडल में आने पर वो पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, वो मध्यमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं वो जल जाते हैं। तो यह परत होती है वो उल्का पिंडों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। आइए इसके बाद वायुमंडल की अगली परत देखते हैं। इसका नाम है आयनमंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर की ऊंचाई होती है वो 80 से 640 किलोमीटर होती है। आयनमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 640 किलोमीटर तक आयनमंडल पाया जाता है तथा इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। आयनमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में भी तेजी से वृद्धि होती जाती है। आइए इसके बाद देखते हैं कि जो संचार उपग्रह होते हैं वो इसी मंडल में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि संचार उपग्रह होते हैं वो आयन मंडल में स्थित होते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि इसी मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। किस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है? तो हम कह सकते हैं कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। इसके बाद देखते हैं कि आयन मंडल होता है वो रेडियो तरंगों को पृथ्वी तल पर परावर्तित कर देता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी तल पर परावर्तित कर देता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं वायुमंडल की अगली परत जिसका नाम है बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। आइए बाहर मंडल के बारे में हम देखते हैं कि बाहर मंडल की ऊंचाई होती है वो पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद का जो मंडल होता है उसे बाहर मंडल कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि इसी मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की अधिकता होती है। अर्थात बाहर मंडल होता है इसी मंडल में हाइड्रोजन H2 व हीलियम He गैसों की अधिकता होती है तथा बाहर मंडल ही होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बाहर मंडल पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा बाहर मंडल में ही ऑरोरा बोरस तथा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी घटनाएं होती हैं। ऑरोरा बोरस तथा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि बाहर मंडल एक्सोस्फीयर में ऑरोरा बोरस तथा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी घटनाएं होती हैं। आइए दोस्तों इसके बाद वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 97 पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 97% भाग होता है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल का 97% भाग होता है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है वो क्या होता है? जलवाष्प होता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस होती है वो पृथ्वी तल से नाइट्रोजन गैस पृथ्वी तल से 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो हम कह सकते हैं 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस पृथ्वी तल से 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस पृथ्वी तल से
64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस पृथ्वी तल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल गर्म होता है वो पृथ्वी के विकिरणों द्वारा गर्म होता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।